तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि काबूटो सुनाडे और नारुतो को हराने के बाद जिराया के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जिराया बोलता है शिजुने तुम उस चश्मिश को संभालो और ओरोचिमारू को मुझ पर छोड़ दो। जैसा आप कहें मास्टर जिराया, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि सुनाडे मुझे पहले की तरह ठीक कर दे। मास्टर जिराया मुझे माफ करना, पर वो दवाई आपके पूरे शरीर में फैल चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या आए मजाक कर रही है क्या? चलो जाने दो, कोई बात नहीं। लगता है मुझे ऐसी हालत में ही ओरोचिमारू से लड़ना होगा। टर्की सानी मैं क्या करूँ यार, मुझे भी कुछ करने के लिए दो ना। नारुतो तुम कुछ नहीं करोगे, समझे ना? चलो ठीक है, काम करो, सुनाडे के पास जाकर उसकी रक्षा करो। क्या? पर मुझे काबूटो के साथ फाइट करनी थी यार। नारुतो अपना मुंह बंद रखो, उस चश्मे वाले ने तुम्हारे बारे में जो भी बोला था वो सब कुछ सच था। ध्यान से देखो, हमारा दुश्मन एक सानिन है, बिल्कुल मेरी तरह। तो मैं ही इस ओरोचिमारू से लड़ सकता हूँ और तुम इस लड़के को नहीं हरा पाओगे नारुतो। इसके लिए काकाशी जैसे बंदे को फाइट करनी होगी इसके साथ। अरे पर विसेज अब चिंता मत कीजिए, इस बार मैं सही से करूंगा। शैडो क्लोन जू, अरे रुक जाओ नारुतो, यहाँ पर तुम्हारे क्लोन्स किसी काम के नहीं। मैंने जो बोला है उसे फॉलो करो। इसके बाद फाइनली फाइट शुरू हो जाती है और सबसे पहले समनिंग jutsu परफॉर्म करने के लिए जिराया अपनी उंगली को दांतों से काटता है और काबूटो भी अपने हाथ पर खून लगा होता है इसके हाथ में, और काबूटो भी अपने हाथ पर लगे खून का यूज करता है समनिंग jutsu परफॉर्म करने के लिए। दोनों एक साथ अपने हाथों को नीचे जमीन पर रखते हैं। ओरोचिमारू के दो बड़े बड़े सांप समन हो जाते हैं और यहाँ पर ये गामा कीची समन हुआ है, गामा बुंता का बेटा। इसे देखकर इन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और ये गामा कीची बोलता है, हाँ तो क्या हाल है तुम दोनों की? अबे ओ तू क्या कर रहा है यहाँ पे? तेरे पापा कहाँ पे है? दरअसल उस नशीली दवाई की वजह से जिराया का चाकरा बहुत कम हो चुका है, इसीलिए वो गामा बुंता को समन नहीं कर पाया। ये देखकर ओरोचिमारू बोलता है, जिराया तुम हमेशा से ही नाकाम रहे हो, कुछ ज्यादा ही नाकाम। नारुतो को इसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आता है और बोलता है, बहुत हो गया, मैं इसको आपकी बेइज्जती करने नहीं दे सकता। अब लगता है मुझे ही समनिंग jutsu परफॉर्म करना पड़ेगा। नारुतो अपना हाथ जमीन पर रखता है और ओरोचिमारू नारुतो को देखकर सोचता है, ये 9 टेल वाला बच्चा चुनिन एग्जाम के वक्त ही मार देना चाहिए था। और हम देखते हैं कि नारुतो का भी गामा कीची की तरह एक छोटा सा फ्रॉग यहाँ पर समन हो चुका है। नारुतो ये देखकर सोचता है, ये क्या हो रहा है भाई, आज उस बड़े से फ्रॉग को मुझे इन्विटेशन कार्ड देना पड़ेगा क्या? इस छोटे से फ्रॉग का नाम है गामा तात्सु और एक गामा कीची की छोटी बहन है। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओए गामा तात्सु, यहाँ पर क्या कर रही है तू? पापा कहाँ पे है? अरे गामा कीची भैया, अभी यहाँ पर हो? हाँ यहीं पे हूँ मैं। चलो एक काम करते हैं, कहीं छुप जाते हैं। ओरोचिमारू और काबूटो अपने सांपों से उन पर हमला कर देते हैं और उनमें से एक सांप नारुतो को अपने मुंह के अंदर ले लेता है, पर नारुतो उसके मुंह से बाहर निकल जाता है। वो सांप नारुतो पर फिर से हमला करता है और नारुतो एक पत्थर से जाकर टकरा जाता है। नारुतो को पिटता हुआ देखकर जिराया अर्थ स्टाइल jutsu परफॉर्म करता है, जिससे कि ये जगह दलदल जैसी बन जाती है और ये दोनों सांप इसमें फंस जाते हैं। और काबूटो का सांप जिसने नारुतो पर हमला किया था वो इस दलदल में पूरी तरह से फंस जाता है और शिजुने और काबूटो के बीच में एक फाइट शुरू हो जाती है। शिजुने उस पर सेन बॉन्स छोड़ती है पर काबूटो इसे आसानी से डॉज कर लेता है। इस तरफ कमजोरी की वजह से जिराया ठीक से नहीं लड़ पा रहा होता ओरोचिमारू के साथ, और जिराया को देखकर ओरोचिमारू बोलता है, क्या बात है जिराया, मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा भी था जब तुम एक योद्धा की तरह लड़ते थे, और अब तुम एक बच्चे के साथ इधर उधर भटक रहे हो। जरा देखो इस बच्चे को, मुझे इस बच्चे के अंदर सिर्फ नाकामयाबी दिख रही है। क्या तुम्हें चेला बनाने के लिए और कोई नहीं मिला? ओरोचिमारू, नारुतो दूसरे बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है, नारुतो सभी से अलग है। अच्छा मैं समझ गया, तुम उसे अपने साथ इसीलिए रखते हो क्योंकि वो तुम्हें अपना पास्ट याद दिलाता है। क्यों मैंने सही कहा ना? और एक बात अच्छे से समझ लो, नारुतो कभी भी सासके को नहीं हरा सकता क्योंकि नारुतो के अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं। ओरोचिमारू तुम हमेशा से गलत थे। नारुतो के पास एक बहुत बड़ी खासियत है और वो है चाहे कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए लेकिन ये लड़का कभी मुश्किलों के सामने हार नहीं मानता। इस तरफ काबूटो शिजुने को हरा देता है। सुनाडे ये देखकर डर जाती है और काबूटो सुनाडे को अपने पैरों से मारने लगता है। नारुतो ये सब देखता है और काबूटो सुनाडे को एक जोरदार मुक्का मारता है और तभी नारुतो सामने आ जाता है और उस मुक्के को रोक लेता है। ये देखकर काबूटो चौंक जाता है और तभी नारुतो अपने हाथों में चाकरा को इकट्ठा करके रासेंगन बनाकर काबूटो पर हमला करता है, पर वो उससे आसानी से बचकर नारुतो की कलाई पर अपने jutsu से हल्का सा टच करता है और तभी नारुतो का रासेंगन गायब हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और नारुतो घायल हो जाता है। काबूटो बोलता है, क्या हुआ नारुतो तुम्हें? मुझे याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार चुनिन एग्जाम के समय देखा था, तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि मैं होकागे बनूंगा, सब लोग मेरी इज्जत करेंगे। मेरी सलाह को मानो और यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अपनी सलाह को अपने पास रखो काबूटो। उसके बाद काबूटो नारुतो को बहुत बुरी तरह से पीटता है। सुनाडे को देखकर बहुत बुरा लगता है। तभी काबूटो नारुतो को एक जोरदार लात मारता है और नारुतो फिर से खड़ा हो जाता है। सुनाडे ये देखकर बोलती है, नारुतो बहुत हुआ, तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नारुतो अपना एक शैडो क्लोन बनाता है। ये देखकर काबूटो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। नारुतो मेरी नजरों से हट जाओ वरना मैं तेरे सपनों को कुचल के रख दूंगा। नारुतो यहाँ से चले जाओ, तुम मुझे इस तरह से क्यों बचा रहे हो? काबूटो एक कुन्हाई निकालता है और नारुतो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी नारुतो जिस हाथ से काबूटो ने उस कुन्हाई को पकड़ रखा है नारुतो उसी हाथ को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथों में चोट लग जाती है। लेकिन तभी नारुतो सुनाडे को बोलता है, लेडी सुनाडे मैं जब तक होकागे नहीं बन जाता मैं नहीं मरने वाला। काबूटो अपने हाथों को छुड़ाने की पूरी कोशिश करता है पर नारुतो उसका हाथ नहीं छोड़ता और नारुतो की आंखों को देखकर काबूटो डर जाता है। और तभी नारुतो का वो दूसरा क्लोन उसके दाएं हाथ में चाकरा को इकट्ठा करता है और फाइनली इस बार नारुतो एक परफेक्ट रासेंगन बना देता है और सुनाडे देखकर हैरान रह जाती है। नारुतो अपनी पूरी ताकत के साथ उस रासेंगन को काबूटो के पेट पर दे मारता है। काबूटो दर्द के मारे जोर से चिल्लाता है पर तभी काबूटो भी नारुतो के सीने पर हल्का सा टच कर देता है और उस ताकतवर रासेंगन की वजह से काबूटो जमीन को चीरता हुआ दूर एक पत्थर पर जाकर टकराता है। सुनाडे देखकर हैरान रह जाती है कि जिस रासेंगन को सीखने के लिए फोर्थ होकागे को 3 साल लगे थे, नारुतो ने इसे 2
2 हफ्तों के अंदर अंदर ही सीख लिया है। और इस तरफ जिराया उस नजारे को देखकर सोचता है, क्या बात है नारुतो, आखिरकार तुमने वो कर ही दिया, एक रासेंगन। इस बच्चे में सच में कुछ तो हुनर है जिराया। और तभी नारुतो के मुंह से खून निकलने लग जाता है और जमीन पर गिर जाता है, लेकिन काबूटो अभी भी खड़ा है और काबूटो बहुत आसानी से हील भी हो जाता है। सुनाडे सोचती है, ऐसा नहीं हो सकता, इतना ताकतवर रासेंगन लगने के बावजूद भी तुम कैसे खड़े हो? और काबूटो बोलता है, हाँ ऐसा इसीलिए था क्योंकि मैंने अपने चाकरा को अपने पेट पर इकट्ठा कर रखा था और हमले के बाद चोट लगने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं, मेरा घाव ठीक हो चुका है। और अब तुम्हें समझ में आ चुका होगा सुनाडे कि मैं क्यों लॉर्ड ओरोचिमारू का एक वफादार सेवक हूँ। पर तभी काबूटो अपने अंदर कुछ बहुत ज्यादा अजीब महसूस करता है और सीधा जमीन पर गिर जाता है। रासेंगन का हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था, इसी वजह से काबूटो का डिफेंस भी उसे नहीं बचा पाया और नारुतो इस तरफ बेहोश पड़ा होता है। सुनाडे नारुतो की हार्ट बीट चेक करती है और नारुतो की धड़कन धीरे धीरे कम हो रही होती है और नारुतो का दिल डैमेज होता जा रहा है। सुनाडे नारुतो को हील करने में लग जाती है। सुनाडे अपनी पूरी ताकत लगा देती है नारुतो को हील करने में। ये देखकर काबूटो बोलता है, ये सब खत्म हो चुका है, तुम नारुतो को नहीं बचा पाओगी सुनाडे। सुनाडे का मेडिकल जुत्सु भी किसी काम नहीं आ रहा होता और नारुतो को इस हालत में देखकर सुनाडे को लगता है कि वो डैन और नावाकी की तरह भी नारुतो को भी खोने वाली है। सुनाडे की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और तभी अचानक से नारुतो को होश आ जाता है और उसके उस नेकलेस को पकड़ लेता है। दादी सुनाडे, मैं शर्त जीत गया, भूलना मत, ये नेकलेस अब मेरा है। और सुनाडे नारुतो को हील कर देती है और उसे होश में आता हुआ देखकर काबूटो हैरान रह जाता है और सुनाडे अपना नेकलेस नारुतो को पहना देती है। और इस तरफ ओरोचिमारू अपने मन में सोचता है कि अगर नारुतो अकात्सुकी के हाथ लग गया तो बवाल मच जाएगा और इसे इसी वक्त नारुतो को यहीं पर खत्म करना होगा। और ओरोचिमारू तेजी से नारुतो की तरफ आगे बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए। जिराया भी उसका पीछा करता है और ओरोचिमारू अपनी लंबी सी जीभ निकालता है और जिराया के पैर को पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है और अपने मुंह से एक स्वॉर्ड निकालता है और नारुतो पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी सुनाडे उसके सामने आ जाती है और उस खतरनाक हमले को अपने ऊपर ले लेती है और वो स्वॉर्ड सुनाडे के सीने के आर पार हो जाता है। और ओरोचिमारू सुनाडे को बोलता है, सुनाडे तुम वो हो जिसे मैं मारना नहीं चाहता था, मेरी बात मानो और मुझे इसे मारने दो। हरगिज़ नहीं, मैं तुम्हें इसे छूने भी नहीं दे सकती। लेकिन क्यों? तुम एक सानिन हो, इस छोटे से बच्चे के लिए अपनी जिंदगी को क्यों दांव पर लगा रही हो? सुनाडे जरा अपने हाथों को तो देखो, अभी भी डर के मारे कांप रही हो। तुम नहीं समझोगे ओरोचिमारू, मैं नारुतो को बिठाकर हिडन लीफ विलेज को सुरक्षित कर रही हूँ। ये लड़का एक दिन होकागे जरूर बनेगा। ये कैसी बातें कर रही हो सुनाडे? अगर ये सच भी है तो सुनाडे तुम इस बेकार बच्चे के लिए मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करूंगा। ओरोचिमारू सुनाडे के कंधे पर एक जानलेवा हमला करता है जिससे कि बहुत ज्यादा खून निकलता है और सुनाडे नीचे जमीन पर गिर जाती है। तभी शिजुने और जिराया को होश आ जाता है। सुनाडे कांप रही होती है। ओरोचिमारू बोलता है, तुम बस बड़ी बड़ी बातें करती हो सुनाडे, डर के मारे कांप रही हो। और तभी सुनाडे ओरोचिमारू को एक जोरदार किक मारती है और ओरोचिमारू दूर जाकर गिरता है और सुनाडे का खून का डर खत्म हो जाता है। ओरोचिमारू उससे पूछता है, तुम्हारा डर खत्म हो गया? पर ऐसा कैसे हुआ? सुनाडे बोलती है, हाँ मेरा डर खत्म हो चुका है क्योंकि मुझे कुछ याद आया, लीफ विलेज ने मुझे 5th होकागे के रूप में चूज किया है। शिजुने ये सुनकर खुश हो जाती है और सुनाडे के माथे पर ये जो निशान होता है वो अचानक से गायब हो जाता है और इसकी बॉडी अपने आप हील होना शुरू कर देती है। दरअसल ये सुनाडे का ही चाकरा होता है जिसे सुनाडे बहुत सालों से इसके माथे के ऊपर स्टोर करके रखी हुई थी। और जिराया और सुनाडे समनिंग जुत्सु परफॉर्म करने के लिए अपने खून का यूज करते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि ओरोचिमारू अपने हाथों का यूज नहीं कर सकता है तो काबूटो ओरोचिमारू को जोर से पुकारता है, लॉर्ड ओरोचिमारू। और इसके बाद जिराया, सुनाडे और ओरोचिमारू यानी कि काबूटो एक साथ समनिंग जुत्सु परफॉर्म करते हैं और आखिरकार इस बार जिराया गामाबुंता को समन करने में कामयाब हो जाता है। भाई फाइनली आ गया यार, इसके बच्चे समन हो रहे थे अभी तक। और तभी ओरोचिमारू का जाइंट स्नेक मांडा, सुनाडे का जाइंट स्नेक कात्सुयु और जिराया का जाइंट टोड गामाबुंता यहाँ पर समन हो जाते हैं। जिराया गामाबुंता को बोलता है कि इस बैटल में ओरोचिमारू को आज उन्हें यहीं पर खत्म करना होगा। इस तरफ मांडा ओरोचिमारू पर गुस्सा हो रहा होता है कि ओरोचिमारू ने इसे यहाँ पर क्यों समन किया है और वो बदले में 100 इंसानों की बलि मांगता है। ओरोचिमारू उसकी बात मान जाता है क्योंकि अगर मांडा को इस वक्त पता चला कि ओरोचिमारू कोई भी जुत्सु परफॉर्म नहीं कर सकता तो मांडा उसी को खा जाएगा इस मौके का फायदा उठाकर। इसके बाद सुनाडे के कहने पर कात्सुयु अपने इक्लोन से नारुतो को शिजुने के पास लेकर जाती है और शिजुने से बोलती है कि ये नारुतो को किसी सुरक्षित जगह पर लेकर जाए। और जिराया ओरोचिमारू को बोलता है, ओरोचिमारू तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है और हम तीनों में से आज एक लेजेंडरी सानिन कम होने जा रहा है। तभी कात्सुयु मांडा पर एसिड स्प्रे फेंकती है और मांडा डॉज करके कात्सुयु को जकड़ लेता है। गामाबुंता मांडा की ओर अपनी कटाना लेकर आगे बढ़ता है पर मांडा उसकी कटाना को अपने मुंह से पकड़ लेता है और सुनाडे के इशारे पर कात्सुयु अपने आप को बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देती है और मांडा की पकड़ से छूट जाती है और वापस से रीयूनाइट होकर अपने नॉर्मल शेप में आ जाती है। और तभी जिराया और गामाबुंता अपने मुंह से फ्लेम और ऑयल फेंककर एक जाइंट फ्लेम थ्रोर बनाकर मांडा की तरफ चलाते हैं और मांडा के शरीर को पिघलता हुआ देखकर दोनों खुश होते हैं। पर तभी देखते हैं कि यहाँ पर मांडा की सिर्फ श्रेडेड स्किन थी। तभी जमीन में हलचल होने लग जाती है पर जमीन में से मांडा की टेल निकलती है और पीछे से मांडा मौके का फायदा उठाकर उन्हें खाने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी सुनाडे गामाबुंता की उस स्वॉर्ड को लेकर मांडा के सर के आर पार कर देती है। ओरोचिमारू ये देखकर परेशान हो जाता है। ओरोचिमारू अपनी जीभ को लंबा करके सुनाडे की गर्दन पकड़ लेता है पर जैसे तैसे वो उसकी पकड़ से छूटकर ओरोचिमारू को पीटना शुरू कर देती है। पर तभी सुनाडे रुक जाती है। सुनाडे अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है और ओरोचिमारू मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। सुनाडे उसे पकड़कर उस पर फिर से पंचेस मारने शुरू करती है और अपने हाथों में चाकरा को भर के उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है। ओरोचिमारू सीधा मांडा के ऊपर जाकर
जाकर गिरता है और मांडा भी अपनी चोट की वजह से यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद ओरोचिमारू अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो जाता है और सुनाडे से बोलता है, तो लेडी सुनाडे, तो मेरे हाथों को हील नहीं कर सकती? तो ठीक है, मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है। ओरोचिमारू अपना सर उठाता है और हम देखते हैं कि उसके चेहरे की एक तरफ की स्किन छिल चुकी होती है, जिसके अंदर किसी एक और नए फेस की स्किन नजर आ रही होती है। सुनाडे और जिराया देखकर चौंक जाते हैं और समझ जाते हैं कि ओरोचिमारू ने किसी और के शरीर के अंदर खुद को डाल रखा था। और ओरोचिमारू बोलता है, मैं इस विलेज को तबाह करने दोबारा जरूर आऊंगा और तुम सभी लोग देखोगे कि अमर होना किसे कहते हैं। और ऐसा बोलकर काबूटो और ओरोचिमारू यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब इसके बाद ये तीनों नारुतो के पास जाते हैं। नारुतो बेहोश पड़ा होता है। अब इसके बाद अगले दिन ये सभी लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और सुनाडे 5th होकागे की पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेती है और खाना खाते हुए इन दोनों की तू मैं हो जाती है और ये फिर से बाहर आ जाते हैं रेस्टोरेंट की फाइट करने के लिए। ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं और सुनाडे फिर से बोलती है, तुम्हारे लिए तो मेरी एक उंगली ही काफी है। नारुतो सुनाडे पर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है पर सुनाडे उसे डॉज करके उसके हेडबैंड को उसके सर से अलग कर देती है और उसके माथे पर फिर से अपनी उंगली से मारने के लिए आगे बढ़ती है। नारुतो को लगता है कि उसे पिछली बार की तरह ही एक जोरदार फ्लिक मिलने वाली है और अचानक हम देखते हैं कि सुनाडे नारुतो के फोरहेड पर किस करती है। भाई मैं जेलस हो रहा हूँ। नारुतो के मन में लड्डू फूट जाते हैं। इसके बाद सुनाडे हंसकर नारुतो को बोलती है कि वो बड़ा होकर एक अच्छा इंसान और एक महान होकागे बनने वाला है। और इसके अगले दिन हम देखते हैं कि नारुतो उन सभी के पीछे पीछे भाग रहा होता है। सुनाडे मुड़कर नारुतो को दिखती है और उसे नारुतो में नवाकी और डैन की झलक दिखती है और बोलती है, तुम दोनों देख रहे हो ना, तुम्हारे सपने इस बच्चे के अंदर अभी भी जिंदा है। और इस तरफ हम कोनोहामारू को देखते हैं। कोनोहामारू होकागे मेंशन से 2 लोगों को कुछ सामान लेकर आता हुआ देखता है और पूछता है, एक सेकंड रुको, ये तो मेरे दादाजी का सामान है, तुम इसे कहाँ पर लेकर जा रहे हो? और ये दोनों बोलते हैं कि क्योंकि अब 5th होकागे को चूज किया जा चुका है तो ये अब 3rd होकागे की चीजों को यहाँ से हटाकर किसी दूसरी जगह पर मूव कर रहे हैं। ये देखकर कोनोहामारू हैरान रह जाता है कि इन लोगों ने इतनी जल्दी 5th होकागे को भी चूज कर लिया है और ये सीधा नाराज होकर उस मेंशन के अंदर जाने लगता है। और जैसे ही ये गेट पार करता है कोनोहामारू का चेहरा सीधा सुनाडे के यहाँ पर जाकर लगता है और कोनोहामारू का सारा गुस्सा खुशी में बदल जाता है। और कोनोहामारू सुनाडे से पूछता है, ओए तू कौन है और यहाँ पर क्या कर रही हो? सुनाडे बोलती है, थरकी बच्चे, मुझे ये बात तुमसे पूछनी चाहिए। शिजुने यहाँ पर आती है और सुनाडे को उसकी मीटिंग के बारे में बताती है और तभी नारुतो यहाँ पर आता है और कोनोहामारू को बताता है कि ये लड़की 5th होकागे है। और इस तरफ हम देखते हैं कि विलेज के एल्डर्स सुनाडे को उनकी होकागे बनने वाली उस सेरेमनी के बारे में बता रहे होते हैं और सुनाडे इसके लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद नारुतो यहाँ पर आता है और सुनाडे को बोलता है, ओए सुनाडे, शायद से तुम भूल रही हो, तुम्हें यहाँ पर रॉकली और सास्के को ठीक करना है। सबसे पहले मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। थोड़ी देर बाद सुनाडे हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। साकुरा यहाँ पर पहले से मौजूद होती है और नारुतो साकुरा को खुश होकर बोलता है, साकुरा, ये औरत सास्के को ठीक कर देगी। सुनाडे अपना हाथ सास्के के माथे पर रखती है और थोड़ी देर बाद सास्के अपनी आंखें खोल देता है और उठकर बैठ जाता है। साकुरा रोते हुए सास्के को गले से लगा लेती है पर नारुतो को ये देखकर धक्का लगता है। साकुरा ने नारुतो से थैंक यू तक नहीं कहा लेकिन फिर भी नारुतो इस दर्द को सहन कर लेता है और यहाँ से जाने लगता है चुपचाप। लेकिन सुनाडे नारुतो के दिल का हाल समझ जाती है। अब इसके बाद सुनाडे काकाशी सेंसे के पास जाती है और उसे भी ठीक कर देती है और बोलती है, ये कितनी शर्म की बात है, 2 लोगों ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी है काकाशी, क्या फायदा है जीनियस होने का? ये देखकर काकाशी शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाता। गाय सेंसे सुनाडे के पीछे ही खड़ा होता है और रॉकली के नंबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। लेडी सुनाडे, रॉकली इस तरफ, रॉकली आप चलिए मेरे साथ प्लीज। सुनाडे इसके बाद रॉकली को देखने के लिए जाती है और इसके बाद सुनाडे रॉकली को एग्जामिन करती है और बोलती है, माइट गाय, मैं तुम्हें कोई झूठा सपना नहीं दिखा सकती पर रॉकली अब कभी भी एक शिनोबी नहीं बन सकता। ये सुनकर रॉकली और गाय सेंसे को शॉक लग जाता है और गाय सेंसे मुस्कुराते हुए सुनाडे से पूछता है, हाँ आप मजाक कर रही हैं है ना लेडी सुनाडे? लेकिन लेडी सुनाडे बोलती है, नहीं माइट गाय, रॉकली की स्पाइन के अंदर काफी सारे बोन के फ्रेगमेंट्स काफी अंदर तक घुस चुके हैं तो अब वो किसी भी शिनोबी मिशन को पूरा करने के काबिल नहीं रहा है। ये सुनकर रॉकली अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। गाय सेंसे भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता और बोलता है, रॉकली इसकी बातों को सीरियसली मत लेना, ये लेडी सुनाडे के रूप में पक्का कोई राक्षस है, तुम ठीक हो जाओगे रॉकली। शिजुने माइट गाय को संभालती है और रॉकली सुनाडे से पूछता है, लेडी सुनाडे, क्या मेरे ठीक होने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है? और सुनाडे बोलती है कि उसके अलावा कोई भी इसकी सर्जरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है पर सुनाडे की स्किल्स भी रॉकली को ठीक करने के लिए इनफ नहीं होंगी और अगर सुनाडे रॉकली की सर्जरी करेगी तो या तो रॉकली पूरी तरह से ठीक हो जाएगा या वो मर जाएगा। इससे बेहतर यही है कि रॉकली शिनोबी बनने का सपना अपना छोड़ दे और ऐसे ही अपनी आगे की जिंदगी को जिए। और रॉकली बिना कुछ कहे यहाँ से उठकर चला जाता है। उसके जाने के बाद गाय सेंसे सुनाडे से बोलते हैं, अगर मुझे पता होता कि आप रॉकली को ऐसा कुछ बोलने वाली है तो मैं आपको कभी रॉकली से मिलने ही नहीं देता। सुनाडे बोलती है, मुझे माफ कर देना पर जितनी जल्दी रॉकली को इस बारे में पता चलता उसके लिए उतना ही अच्छा होता। आज नहीं तो कल रॉकली को सच का सामना तो करना ही था और रॉकली डिप्रेशन में चला जाता है। अब अगले दिन हम नारुतो को दिखते हैं जिसे रॉकली मिलता है और रॉकली से पूछता है कि क्या सुनाडे ने उसे ठीक कर दिया पर रॉकली कुछ भी जवाब नहीं देता है क्योंकि रॉकली किसी को परेशानी में डालना नहीं चाहता था। साकुरा भी रॉकली से मिलती है और इसे बोलती है कि सुनाडे ने सास्के को ठीक कर दिया है और इसे भी सुनाडे से बात करनी चाहिए पर साकुरा को इस चीज का नहीं पता होता कि रॉकली इस वक्त डिप्रेशन में है और ये पहले ही सुनाडे से बात कर चुका है। लेकिन फिर भी रॉकली हंसते हुए साकुरा को उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है और इस तरफ शिजुने सुनाडे को एक बुक पढ़कर बताती है जिसके अंदर सभी के सभी विलेज के निंजास की एबिलिटीज और उनकी डिटेल्स वगैरह लिखी होती है। और फिर वो ली के पेज पर आती है और कुछ देर तक सोचने के बाद ली के पास जाती है। सुनाडे दिखती है कि ली एक ब्रिज पर खड़ा हुआ है और एक फूल की पंखुड़ी को तोड़कर सर्जरी सक्सेस होगी या फेल ये सब गिन रहा था और लास्ट वाली पंखुड़ी फेलियर पर आकर रुक जाती है। ये देखकर रॉकली बुरी तरह से डिप्रेशन में चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और सुनाडे बायोलॉजी की
की एक बुक पढ़ रही होती है। शिजुने उसे ऐसा करता हुआ देखकर चौंक जाती है कि आखिर इस सुनाडे ने पढ़ना कब से शुरू कर दिया। सुनाडे शिजुमे को बताती है कि काबूटो की ये खासियत है कि वो अपने सेल्स को रीजनरेट कर सकता है और वो इसी के ऊपर रिसर्च कर रही है ताकि वो रॉकली को ठीक कर सके और इससे रॉकली की जो सर्जरी होने वाली है उसके सक्सेस के चांसेस बढ़ सकते हैं। सुनाडे की ये सब बातें नारुतो और कोनोहामारू भी सुन रहे होते हैं, जिसे सुनकर कोनोहामारू सुनाडे से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। अब इसके बाद हम रॉकली को देखते हैं जो कि अपनी ही दुनिया में खो रखा होता है और एक जगह पर बैठा होता है। और इसके बाद हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर छोटा रॉकली ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु यूज करने की कोशिश कर रहा होता है पर उससे कुछ भी नहीं हो पाता। और तभी पीछे से गाई सेंसेई यहाँ पर आ जाते हैं और रॉकली को मोटिवेट करते हुए बोलते हैं, प्रैक्टिस करते रहो बच्चे, तुम एक दिन इसे जरूर कर लोगे। ली पहली बार गाई सेंसेई से मिला होता है और उनकी बातें सुनकर ये बंदा बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और रॉकली पास्ट का एक और सीन याद करता है जब माइट गाय ली और उसके बाकी के मेंबर्स को गैनिन बनने की बधाई दे रहे होते हैं। और ली बोलता है, जी सर, मैं एक बेहतरीन निंजा बनना चाहता हूँ, चाहे मैं गेंजुत्सु या निंजुत्सु यूज नहीं कर सकता पर फिर भी मैं एक निंजा बनकर जरूर दिखाऊंगा। और गाई सेंसेई उसकी इस बात पर एग्री करते हैं और बोलते हैं, रॉकली मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम एक दिन जरूर एक महान निंजा बनोगे। ली उनकी बातें सुनकर और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं और माइट गाय रॉकली को ढूंढते ढूंढते एक टावर पर पहुंचते हैं। और माइट गाय बोलता है कि उन्होंने सुना है कि रॉकली पिछले 2 हफ्तों से हॉस्पिटल नहीं गया है। रॉकली अपना पास्ट याद करते हुए माइट गाय से बोलता है, वो आप ही थे गाय सेंसेई जिन्होंने हमेशा मुझे एक उम्मीद की किरण दी। गाय सेंसेई, आपसे पहले किसी ने भी मुझ पर यकीन नहीं किया था कि मैं भी अपनी जिंदगी में कुछ कर पाऊंगा। आपसे ही मिलकर मुझे पता चला कि हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए और कड़ी मेहनत करनी चाहिए। और ऐसा बोलकर रॉकली रोने लगता है और रॉकली बोलता है, पर इस बार बात ये नहीं है गाय सेंसेई, अगर मैं अपना बेस्ट भी दूं तब भी कुछ नहीं होने वाला, मैं कुछ नहीं कर सकता। गाय सेंसेई मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। ये सब सुन के गाय सेंसेई भी दुखी हो जाता है और कुछ नहीं कह पाता। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और बहुत ज्यादा सोचने के बाद माइट गाय रॉकली से बोलता है, रॉकली तुमने आज तक सिर्फ टाइजुत्सु का यूज करके ही निंजा बनने की कोशिश की है, अब तक सिर्फ यही तुम्हारा सहारा था, लेकिन अब ये भी तुमसे छीना जा रहा है। तुम्हें एक डिसीजन लेना होगा, अपने सपने को छोड़ने से अच्छा तुम सर्जरी करवा लो। पर रॉकली बोलता है कि ये मजाक नहीं है कोई, इसमें उसकी जान भी जा सकती है। चिंता मत करो रॉकली, तुम्हारी सर्जरी सफल रहेगी और अगर तुम्हारी सर्जरी इन केस फेल हो जाती है तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। रॉकली, जब से तुम मुझे मिले हो मेरा मिशन तुम्हें एक बेहतर निंजा बनाना है और ये मेरा तुमसे वादा है। काश ऐसे टीचर्स भाई सरकारी स्कूलों में भी होते यार। गाय सेंसेई की बातें सुनकर रॉकली उन्हें गले से लगा लेता है। अब सुबह हो जाती है। शिजुने देखती है कि सुनाडे स्टडी खत्म करके वहाँ से जा चुकी है और देखती है कि जिस बुक पर सुनाडे स्टडी कर रही थी उसने सर्जरी का सक्सेस रेट 58% लिखा हुआ था। और इसके बाद हम सुनाडे को विलेज के सामने होकागे बनने और विलेज को हमेशा प्रोटेक्ट करने का वचन लेते हुए देखते हैं। सुनाडे शिकामारू को ऑफिशियली एक चुनेन डिक्लेयर कर देती है और आज सुनाडे रॉकली का ऑपरेशन भी करने वाली है। इस तरफ ओरोचिमारू के हाइडआउट पर उन 4 निंजास को हिडन लीफ विलेज के अंदर जाकर ओरोचिमारू सास्के को इसके पास लेकर आने के लिए ऑर्डर्स देता है और ये चारों वही निंजास हैं जिन्होंने वो बैरियर्स बनाए थे जब ओरोचिमारू और थर्ड होकागे की फाइट चल रही होती है। इस तरफ हम सास्के को देखते हैं जो कि अभी भी हॉस्पिटल में होता है पर अभी भी उसके अंदर गुस्से की आग जल रही है। सास्के इताची से बदला लेना चाहता है। सास्के की असली वजह हार होती है। पहले गारा ने उसे हराया लेकिन नारुतो ने बहुत बुरी तरह से गारा को हराया था और 7 साल बाद जब सास्के अपने बड़े भाई इताची से मिला तो ज्यादा ताकत न होने की वजह से इताची ने सास्के को बुरी तरह से पीटा और उसका बदला लेने का सपना अधूरा रह गया। पर इससे भी बड़ी बात यह है कि उसका अपना टीममेट नारुतो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और सोचता है कि अगर वो नारुतो से कमजोर हो गया तो वो अपने बड़े भाई को कैसे हराएगा। तभी नारुतो और साकुरा सास्के से मिलने यहाँ पर आते हैं। नारुतो की आवाज सुनकर सास्के को उस पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। साकुरा सास्के को खिलाने के लिए एक एप्पल देती है उसे और सास्के उस एप्पल के टुकड़े को दूर फेंक देता है और उसके बाद नारुतो को बहुत अजीब तरीके से घूरता है, बहुत गुस्से वाली नजरों से। नारुतो उसे ऐसे देखकर बोलता है, सास्के क्या हुआ तुम्हें, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। सास्के बोलता है, नारुतो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त धूल चटाना चाहता हूँ, अभी के अभी मुझसे फाइट करो। नारुतो बोलता है, सास्के शांत हो जाओ, क्या हो गया तुम्हें, हम हॉस्पिटल में हैं भाई, क्या हो गया तुझे। मैंने कहा ना लड़ मुझसे, मुझे किसी की परवाह नहीं, वैसे भी तुम तो हमेशा से ही मुझसे लड़ना चाहते थे ना, तो अब पीछे क्यों हट रहे हो, डर गए मुझसे। साकुरा बोलती है, सास्के शांत हो जाओ, क्या हुआ तुम्हें, ये पागलपन है। नारुतो बोलता है, ठीक है सास्के, मुझे भी इसी दिन का इंतजार था। तो ठीक है नारुतो। और इसके बाद ही दोनों लड़ाई करने के लिए हॉस्पिटल की छत के ऊपर जाते हैं। सास्के के इस बर्ताव को देखकर साकुरा को डर लगता है कि दोबारा से घायल ना हो जाए और ज्यादा ताकत की खोज में कहीं ये सास्के और ओरोचिमारू के पास ना चला जाए। अब ये दोनों छत पर पहुंच जाते हैं। नारुतो को सास्के से बहुत अजीब फीलिंग आ रही होती है और सास्के को देखकर नारुतो को अचानक से डर लगने लगता है। नारुतो के हाथ पांव कांपने लगते हैं पर नारुतो थोड़ा सा स्माइल करता है और खुद को शांत करता है। मुझे पता है सास्के, आज मैं तुम्हें हरा दूंगा। नारुतो से ये बात सुनकर सास्के को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। क्या कहा तुमने, अपनी बकवास बंद कर ले, तुम एक लूजर हो। नहीं सास्के, तुम्हें हराने के बाद मैं कोई लूजर नहीं रहूंगा। तभी साकुरा भी छत के ऊपर आ जाती है। चल टाइम वेस्ट मत कर मेरा, लड़ाई शुरू कर। हाँ बिल्कुल सास्के, लेकिन उससे पहले अपना हेडबैंड पहनो, इसके बाद हम लड़ाई को शुरू करेंगे। नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैंने कहा ना तुम्हें जल्दी पहनो उसे सास्के, अगर मैं उसे ना पहनूं तब भी तुम मेरे माथे पर एक खरोंच तक नहीं ला सकते नारुतो। नारुतो बोलता है, सास्के ऐसी बात नहीं है, इस हेडबैंड का मतलब है कि तुम पूरी समानता के साथ लीफ विलेज के निंजा होने के काबिल मुझसे लड़ोगे। सास्के बोलता है, एक सेकंड, क्या तुम मुझे अपनी बराबरी का समझते हो नारुतो। हाँ मैं तुम्हें अपनी टक्कर का मानता हूँ सास्के, मैंने कभी भी खुद को तुमसे कम नहीं समझा। तुम शर्मनाक हो नारुतो, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए सास्के। क्या कहा तूने नारुतो। और सास्के उस पर हमला कर देता है। नारुतो भी आगे बढ़ता है। ये दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं पर दोनों एक दूसरे के हमले को डॉज भी कर देते हैं। सास्के नारुतो को एक किक मारता है पर नारुतो उसका पैर पकड़ लेता है। इसके बाद इन दोनों में खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है।
सास्के नारुतो पर एक किक मारता है। नारुतो कपड़ों के अंदर जाकर गिर जाता है। सास्के उस कपड़े को हटाता है पर देखता है कि नारुतो यहाँ पर नहीं है बल्कि उस टंकी के ऊपर खड़ा है। नारुतो सास्के को एक जोरदार पंच मारता है। सास्के भी नारुतो को एक पंच मारता है। तभी नारुतो सास्के को हराने के लिए मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु का यूज करता है और यहाँ पर 300 से भी ज्यादा क्लोन्स आ जाते हैं और वो सभी के सभी क्लोन्स एक साथ सास्के पर हमला कर देते हैं। पर सास्के भी सारे के सारे अटैक्स को डॉज करके पूरी ताकत लगा के फायर बॉल जुत्सु का यूज करता है और उसके सारे के सारे क्लोन्स गायब हो जाते हैं। पर याग नारुतो का कुछ नुकसान नहीं करती है। ये देखकर सास्के चौंक जाता है। नारुतो अपना एक और क्लोन बनाता है और अपने दाएं हाथ में रासेंगन को बनाता है जो कि सास्के पहली बार देखता है। पर तभी सास्के भी अपने हाथ में चिडोरी लेकर आता है और दोनों पूरी ताकत के साथ एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी साकुरा इन दोनों के बीच में जाने लगती है और आगे बढ़ती है इन्हें रोकने के लिए। नारुतो और सास्के उसे बीच में आता हुआ देखकर भी अपनी रफ्तार को नहीं रोक पाते और तभी ककाशी यहाँ पर आ जाता है और इन दोनों के हाथों को पकड़कर दोनों को दूर फेंक देते हैं और ये दोनों सामने मौजूद उस टंकी पर जाकर टकराते हैं। ककाशी देखता है कि नारुतो ने रासेंगन को सीख लिया है और ये देखकर वो हैरान रह जाता है और सास्के और नारुतो को बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुम दोनों यहाँ पर कर क्या रहे थे? तुम्हारा ये प्रैक्टिस मैच कुछ ज्यादा सीरियस नहीं हो गया? सास्के बहुत मुश्किल से अपने हाथ को उस टंकी से बाहर निकालता है और तभी ककाशी उस टंकी के ऊपर आकर बैठ जाता है और सास्के को बोलता है, सास्के तुम अभी क्या सोच रहे हो? क्या तुम नारुतो को मारना चाहते हो? वो चिडोरी जो मैंने तुम्हें सिखाई थी वो अपने खुद के दोस्तों पर आजमाने के लिए नहीं था। पता नहीं सास्के तुम कब बड़े होगे। सास्के उन्हें कुछ बोलने के बजाय यहाँ से जाने लगता है पर सास्के कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो देखता है कि नारुतो का वो रासेंगन जिस टंकी से टकराया था भले ही सामने से वो बिल्कुल भी असरदार नहीं लग रहा था पर पीछे से उस टंकी का कुछ ऐसा हाल हो चुका है। टंकी पूरी तरह से फट चुकी है। सास्के के मन में जितने भी डाउट्स थे अभी तक नारुतो की स्ट्रेंथ को लेकर वो सभी के सभी अब क्लियर हो गए हैं। सास्के को लगता था कि नारुतो उससे थोड़ा सा ताकतवर हो चुका है पर इस नजारे को देखकर सास्के पूरी तरह से श्योर हो चुका है कि नारुतो उससे ज्यादा ताकतवर हो चुका है। इस तरफ ओरोचिमारू के वो चारों निंजास हिडन लीफ विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं और सास्के को ढूंढने लगते हैं और इस तरफ ककाशी उस टंकी के ऊपर बैठा होता है और जिराया भी यहाँ पर आ जाता है और ककाशी बोलता है, मुझे लगा ही था जिराया से आपने ही नारुतो को वो रासेंगन सिखाया है पर आपको नहीं लगता उस ताकतवर जुत्सु को संभालने के लिए नारुतो अभी थोड़ा छोटा है? नारुतो अभी सास्के को मार सकता था। जिराया बोलता है, हाँ ककाशी तो मैं भी सास्के को एक बार चिडोरी सिखाने से पहले सोचना चाहिए था पर मुझे पता है वो ऐसा लड़का नहीं है जो कि अपने कॉमरेड्स पर ही हमला करे। जरूर उसके बदकिस्मत पास्ट की वजह से ही उसने ऐसा किया होगा। ककाशी बोलता है, हाँ जिराया से मुझे भी ऐसा ही लगता है लेकिन अगर नारुतो की बात की जाए तो उसके लिए सास्के एक दोस्त और एक राइवल दोनों है। अकेडमी के पहले दिन से ही वो सास्के से पीछे नहीं रहना चाहता और दूसरी तरफ ये सास्के ये नारुतो को और भी ज्यादा ताकतवर होता हुआ नहीं देख सकता। सास्के समझता है कि अगर वो नारुतो से कमजोर हो गया तो अपने भाई इताची को कैसे हराएगा। जिराया बोलता है, हाँ ककाशी तुम सही कह रहे हो, ये दुश्मनी बहुत पेचीदा चीज होती है। ककाशी बोलता है, हाँ जिराया से तो अभी के लिए मैं नारुतो को आपके पास छोड़ रहा हूँ और ककाशी साकुरा के पास आता है जो कि रो रही होती है। ककाशी बोलता है, साकुरा चिंता मत करो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा तो ठीक है तो मैं चलता हूँ। ककाशी यहाँ से चला जाता है। नारुतो साकुरा के पास आकर बोलता है, सुनो साकुरा ये हम दोनों के बीच का मामला है और तुम उससे दूर रहना समझी। इस तरफ सास्के एक पेड़ की डाली के ऊपर बैठा होता है और उसी दिन को याद करता है जब इताची ने उसे बुरी तरह से पीटा था और तभी यहाँ पर कोई आता है और सास्के को वायर स्ट्रिंग से बांध देता है पेड़ के साथ और ये काम करने वाला कोई और नहीं बल्कि ककाशी सेंसे ही होते हैं। तभी सास्के उसे बोलता है, ककाशी सेंसे ये सब क्या है? माफ करना सास्के लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरे लेक्चर्स को सुनने के लिए तुम शांति से नहीं बैठोगे इसलिए मुझे ये करना पड़ा। सास्के मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें भूलना होगा उस बदले को जो तुम अपने भाई से चाहते हो। क्या? सास्के मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह ही महसूस करते हैं। मेरी बात मानो, जिस बदले के रास्ते पर तुम चलना चाहते हो वो तुम्हें कभी भी खुशी नहीं देगा। अगर तुम इस रास्ते पर चलते हुए कामयाब भी हो गए तो उसके बाद तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। सास्के बोलता है, आप चुप करो, आपको नहीं पता मैं कैसा महसूस करता हूँ, मुझे कैसा लगता है। आपके लिए कहना आसान है पर एक बार खुद को मेरी जगह पर रख के देखो फिर आपको उस तकलीफ के बारे में पता चलेगा। शांत हो जाओ सास्के, क्या होगा अगर मैं उन सभी लोगों को मार दूं जो आपके लिए खास हैं? तब आप जानोगे कि वो तकलीफ कैसी होती है, वो दर्द क्या होता है। सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगता है पर तुम लेट हो। वो लोग जो मेरे लिए कभी खास थे वो सब के सब मारे जा चुके हैं। सास्के ये सुनकर सास्के चौंक जाता है। ककाशी बोलता है, सास्के मैंने तुमसे लंबी जिंदगी जी है और तुमसे ज्यादा तकलीफ सहन की है। हाँ देखा जाए तो हमारी कहानी बिल्कुल एक जैसी है। हम दोनों को अच्छी जिंदगी नहीं मिली पर हमारी जिंदगी उतनी बुरी भी नहीं है। कम से कम हमारे पास अच्छे दोस्त तो है ना। सास्के मैं जो कहना चाहता था मैंने वो कह दिया, अब मेरी बातों को मानना या ना मानना ये तुम्हारे ऊपर है। और ककाशी ये सब बोलकर यहाँ से चला जाता है। इस तरफ साकुरा और नारुतो अपने पुराने दिनों को याद करते हैं जब चारों एक साथ मिशंस पर जाया करते थे। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। सास्के अभी तक उस पेड़ के ऊपर बैठकर सोचने में लगा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। एक तरफ वो सोचता है कि उसे नारुतो के पास जाकर उससे दोबारा से दोस्ती कर लेनी चाहिए और दूसरी तरफ उसका भाई इताची वो सोचता है कि उसके लिए बदले का रास्ता ही सही है। और तभी ओरोचिमारू के वो 4 निंजास यहाँ पर आ जाते हैं। उन्हें देखकर सास्के को कुछ समझ में नहीं आता। कौन हो तुम सब? और ये बोलते हैं, मैं हूँ किडोमारू, मैं हूँ साकोन, मैं हूँ जिरोबो और मैं हूँ तायुया। इसके बाद ये चारों सास्के पर हमला कर देते हैं पर सास्के बहुत आसानी से उन्हें हरा देता है पर देखता है कि ये चारों असली नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का यूज करके बनाए होते हैं। असली 4 ठीक उसके पीछे खड़े होते हैं। तभी सास्के उन्हें बोलता है, सुनो मेरी बात, मैं तुम सभी को चेतावनी देता हूँ, चले जाओ यहाँ से, मेरा मूड आज बहुत खराब है। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारी जान ले सकता हूँ। पर इन चारों में से ये वाला बंदा बोलता है, कहानी तो अभी शुरू हुई है बच्चे और तुम हमें जाने के लिए बोल रहे हो। तभी सास्के दोबारा से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और साकोन भी उस पर हमला कर देता है। सास्के एक पतली सी तार निकालता है और बड़ी ही चालाकी से उसके हमले को रोककर उसके पैरों को बांध देता है। साकोन हिल नहीं पाता और इसी मौके का फायदा उठाकर सास्के उस पर एक किक मारता है लेकिन साकोन उसकी किक को रोक लेता है। सास्के उसे एक पंच मारता है पर साकोन इसे भी रोक लेता है। सास्के अपने दूसरे हाथ से एक और
और पंच मारता है, पर तभी साकोन एक आवाज निकालता है जिसे सुनकर सास्के को उसके कान और उसके दिमाग में एक जोर का धक्का महसूस होता है। सास्के समझ नहीं पाता कि ऐसा क्यों हुआ। सास्के दूर जाकर पेड़ पर टकराता है और किडोमारू 4 हाथ वाला मतलब कि 6 हाथ वाला सास्के पर हमला करता है, पर सास्के डॉज कर लेता है। पर किडोमारू अपने मुंह से मकड़ी का जाला निकालता है और सास्के को दूर घुमाकर फेंकता है, और तभी ये जिरोबो मतलब कि मोटा सास्के को अपनी शोल्डर से एक जोरदार धक्का मारता है। सास्के दूर जाकर गिरता है और इस तरफ नारुतो और साकुरा रामेन खा रहे होते हैं। साकुरा बहुत ज्यादा उदास होती है और साकुरा नारुतो को बताती है उस दिन के बाद जब टीम 7 ने पहली बार ओरोचिमारू का सामना किया था चुनिन एग्जाम के वक्त, और साकुरा बताती है कि किस तरह से ओरोचिमारू ने सास्के की गर्दन के ऊपर काटकर उसे एक कर्स्ड साइन दिया था, और ये निशान मिलने के बाद सास्के पूरी तरह से बदल गया था। पर ककाशी सेंसे ने उसके उस कर्स्ड साइन को सील कर दिया था, पर गारा के साथ फाइट करते वक्त ककाशी का सीलिंग जुत्सु पूरी तरह से टूट गया था। और उसके बाद साकुरा बोलती है कि उसे डर है कि कहीं सास्के ताकत की तलाश में ओरोचिमारू के पास न चला जाए। नारुतो ये सुनकर हैरान रह जाता है और बोलता है अच्छा तो उसने ऐसा भी किया है, तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों साकुरा? साकुरा बताती है कि सास्के ने मना किया था ये बताने के लिए, पर नारुतो बोलता है अरे साकुरा तुम चिंता मत करो, सास्के उसकी बातों में नहीं आने वाला। नारुतो से ये बात सुनकर साकुरा को थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, लेकिन इस तरफ उन 4 निंजास ने सास्के को मार मार कर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी है। तभी साकोन उसे उल्टा पकड़कर बोलता है पता नहीं ओरोचिमारू को ये बच्चा क्यों चाहिए, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं, और सास्के को दूर फेंक देता है। और साकोन फिर से बोलता है देख लड़के मेरी बात सुन, जब तक तू इस विलेज में रहेगा, इस बेकार से विलेज में, तब तक तेरा कुछ नहीं हो सकता। एक बात बता, तुझे ताकतवर नहीं बनना, ये बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। मास्टर ओरोचिमारू खुद तुम्हें ट्रेन करेंगे जिससे कि तुम असली ताकत को हासिल कर पाओगे, और उस ट्रेनिंग से तू इताची उचिहा को भी मार सकेगा। उसकी बातें सुनकर सास्के अपने उस कर्स्ड साइन को अपनी आधी बॉडी के अंदर फैला देता है। ये देखकर वो चारों हैरान रह जाते हैं। तभी सास्के पूरी तेजी से उन पर हमला करता है, लेकिन साकोन के एक ही वार से सास्के दीवार पर जाकर टकराता है। तभी सास्के देखता है कि साकोन के चेहरे पर भी एक तरह का कर्स्ड साइन है पूरे चेहरे पर। साकोन बोलता है तुझे क्या लगता है तू अकेला है जो ओरोचिमारू का शिकार है? वैसे एक बात बता, क्या इस कर्स्ड साइन को निकालते वक्त तुझे दर्द महसूस होता है? मुझे लगता है तुझे सच में हमारे साथ आना चाहिए। लॉर्ड ओरोचिमारू तुझे पर्सनली ट्रेन करेंगे और इस ताकत को यूज करना अच्छे से सिखा देंगे। हमारे साथ आजा लड़के, इस विलेज में रहकर तो अपने मकसद को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। सुनो सास्के, हम विलेज के मेन गेट पर तुम्हारा इंतजार करेंगे, जल्दी आना। और ऐसा बोलकर ये चारों यहाँ से चले जाते हैं। इन बातों को सुनकर सास्के एक बार भी नहीं सोचता है। सास्के की बदले की आग इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सास्के सब कुछ भूल जाता है। सास्के ताकतवर बनना चाहता है और सास्के ये तय कर लेता है कि वो ताकतवर बनने के लिए इन चारों के साथ मिलकर ओरोचिमारू के पास चला जाएगा ताकि वो आगे चलकर इताची से बदला ले सके। इस तरफ नारुतो और साकुरा रामेन खाकर उस दुकान से बाहर निकलते हैं और आज चांद थोड़ा सा लाल हो जाता है जो कि एक अपशकुन माना जाता है इस एनिमे की दुनिया में। इस तरफ सास्के अपना सामान पैक कर लेता है और विलेज के बाहर जाने लगता है। सास्के जब विलेज के मेन गेट की तरफ जा रहा होता है तभी अचानक से साकुरा उसके सामने आ जाती है, लेकिन सास्के उसे देखता तक नहीं है और साकुरा उसके बैग को देखकर समझ जाती है कि सास्के ये विलेज छोड़कर जा रहा है ओरोचिमारू के पास। तब साकुरा उसे बोलती है सास्के तुम कहाँ जा रहे हो? ये रास्ता तो विलेज के बाहर जाता है। पर सास्के इसका जवाब नहीं देता है और सास्के के चुप रहने की वजह से साकुरा की आंखों से आंसू निकलते हैं। तभी साकुरा फिर से बोलती है ऐसा क्यों है सास्के, तुम मुझे कभी कोई बात बताते क्यों नहीं, हमेशा चुप क्यों रहते हो? मैं तुम्हें कोई बात क्यों बताऊं साकुरा, आखिर तुम होती कौन हो? मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। मुझे पता है सास्के तुम मुझसे नफरत करते हो है ना, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। भाई कितना टॉक्सिक है भाई ये, जाओ यहाँ से साकुरा। सास्के मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में पता है, पर बदला लेने से किसी को खुशी महसूस नहीं होती है। मैं तुम सबकी तरह नहीं हूँ, मैं एक ऐसे रास्ते पर चल चुका हूँ जिस पर तुम कभी नहीं चल पाओगे। मैंने बदले का रास्ता चुना है साकुरा और यही मेरा मकसद है। ऐसा मत कहो सास्के, तुम्हें अकेले रहने की जरूरत नहीं है, अगर तुम चले जाओगे तो मैं भी अकेली हो जाऊंगी। और सास्के बोलता है हम सभी को अपने अपने रास्ते पर चलना चाहिए साकुरा, और एक बात बोलूं, तुम एक सिरदर्द हो। साकुरा बोलती है सास्के अगर तुम गए तो मैं तुम्हें रोकूंगी, मैं चिल्ला दूंगी। साकुरा की ये चीज बोलते ही सास्के अचानक से साकुरा के पीछे आ जाता है और बोलता है साकुरा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। और ये बोलकर सास्के साकुरा की गर्दन पर एक वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। और इसके बाद सास्के यहाँ से चला जाता है। सास्के फाइनली विलेज के बाहर पहुंचता है जहाँ पर ये चारों उसका इंतजार कर रहे थे। सास्के के आते ही ये लोग बहुत इज्जत से पेश आते हैं सास्के के सामने और अपने पहले वाले बर्ताव के लिए ये सास्के से माफी मांगते हैं। पर सास्के को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और सास्के अपने भाई से बदला लेने की खातिर और ज्यादा ताकतवर बनने के लिए इन चारों के साथ ओरोचिमारू से मिलने चला जाता है। अब अगली सुबह 6 बजे साकुरा बेहोश होकर एक बेंच के ऊपर पड़ी होती है और तभी यहाँ पर 2 चुनिन्स आ जाते हैं जो कि लेडी सुनाडे का कुछ सामान वगैरह लेकर जा रहे थे। और तभी इन दोनों की नजर साकुरा पर जाती है और ये दोनों साकुरा को होश में लेकर आते हैं। साकुरा होश में आते ही सोचती है कि सास्के हमेशा के लिए विलेज को छोड़कर जा चुका है ओरोचिमारू के पास, और रोते रोते उन दोनों चुनिन्स को ये बात बताती है और ये दोनों ये खबर सीधा लेडी सुनाडे को जाकर बताते हैं। और जब सुनाडे ये सुनती है तो वो बुरी तरह से चौंक जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा, तो ओरोचिमारू सास्के उचिहा के पीछे है, इसका मतलब है वो उचिहा की ताकत को पाना चाहता है। अगर ऐसा है तुम दोनों शिकामारू को यहाँ पर बुलाओ जल्दी। शिकामारू हुकागे ऑफिस पहुँचता है और लेडी सुनाडे उसे सब कुछ बताती है कि कैसे सास्के विलेज को छोड़कर जा चुका है। क्या सास्के चला गया, वो भी ओरोचिमारू के पास? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ शिकामारू तुमने बिल्कुल सही सुना, ओरोचिमारू उचिहा की ताकत को पाना चाहता है। और सबसे अजीब बात है कि सास्के खुद अपनी मर्जी से उसके पास गया है। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। तो लेडी सुनाडे मेरा मिशन है कि मैं सास्के को वापस लेकर आऊँ, है ना? वैसे अगर उसके साथ कोई दुश्मन नहीं होगा तो मुझे उतनी मुश्किल नहीं होगी। नहीं शिकामारू ऐसा नहीं है, हमारे सोर्सेज के अकॉर्डिंग सास्के को ओरोचिमारू के कुछ खास निंजास ने बुलाया
फुसलाया फुसलाया है। शिकामारू सोचता है भाई साहब यार यही तो सबसे मुश्किल है। लेडी होकागे, अगर वहाँ मेरा सामना दुश्मन से हो गया तो मुझे एक टीम चाहिए जिसमें गेनिन्स और चुनिन्स होंगे। पर सुनाडे बोलती है हाँ मैं समझ रही हूँ शिकामारू, पर उस हमले के बाद बहुत कम ही निंजास बचे हैं और इस वक्त सभी के सभी अलग अलग मिशन पर गए हुए हैं। पर अगर तुम चाहो तो तुम अपने साथ 4 गेनिन्स को लेकर जा सकते हो। तुम्हारे पास आधा घंटा है, जल्दी से एक टीम बनाओ और इस मिशन को कंप्लीट करो। शिकामारू बहुत परेशान हो जाता है सुनकर और दरवाजे के पास जाकर बोलता है ये सबसे बड़ी दिक्कत है, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ जो मेरे साथ इस मिशन पर जाएगा। सुनाडे बोलती है कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ गाइज ये नारुतो की बात कर रहा है। शिकामारू नारुतो के पास जाता है और उससे सब कुछ बताता है और नारुतो का रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुम मजाक कर रहे हो शिकामारू? नहीं नारुतो मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। सासके सचमुच विलेज को छोड़कर ओरोचिमारू के पास जा चुका है। अब उसे वापस लाने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब सीधा बोलो तुम मेरे साथ चल रहे हो या नहीं? सासके तुम्हें हुआ क्या है? शिकामारू तुम यहीं पे रुको, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। और तैयार होने के बाद शिकामारू और नारुतो सीधा चोजी के घर में जाते हैं। शिकामारू उसका दरवाजा नॉक करता है पर चोजी दरवाजा नहीं खोल रहा होता और उसे बाहर लाने के लिए एक चिप्स का पैकेट खोलता है और वो और नारुतो इसे आराम से खाने लगते हैं। और जब आखिरी चिप्स बच जाता है तभी चोजी दरवाजा खोलकर बाहर आकर उस चिप्स को खा जाता है और नारुतो बोलता है शिकामारू तुझे इसके अलावा और कोई नहीं मिला? अगर इसने दुश्मन के सामने खाना शुरू कर दिया तो साले शीनो को बुला ले यहाँ पे। और तभी कीबा यहाँ पर आ जाता है और बोलता है शीनो नहीं आ सकता, वो एक दूसरे मिशन पर गया हुआ है। क्या ये भी हमारे साथ चल रहा है? हाँ नारुतो बिल्कुल। और ये चारों दौड़कर मेन गेट की तरफ जाते हैं क्योंकि इनका आधा घंटा खत्म होने वाला है और नारुतो और शिकामारू सब कुछ ब्रीफ करते हैं इन दोनों को कि आखिर हुआ क्या है। और इस तरफ मेन गेट के नजदीक नेजी और रॉक ली खड़े होते हैं और रॉक ली ठीक हो चुका है, इसकी सर्जरी ठीक से हो चुकी है और डॉक्टर्स का कहना है कि ये बहुत जल्दी ही अपनी ताइजुत्सु की प्रैक्टिस को दोबारा से चालू कर सकता है। और तभी इन दोनों की नजर इन चारों पर पड़ती है और शिकामारू नेजी को बताता है जो कुछ भी हुआ और नेजी इनके साथ चलने के लिए मान जाता है और फिर वो मेन गेट खुलता है इन चारों के जाने के लिए। नारुतो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है जाने के लिए पर तभी शिकामारू बोलता है मैं जानता हूँ मैं बहुत बड़ा आलसी हूँ और तुम मेरे ऑर्डर्स को शायद से ना भी मानो, पर क्या करे लेडी सुनाडे ने मुझे इस टीम का लीडर बनाया है। और भाई ये चोजी ने अंडरवियर के पैर रखा भाई सर पे, ये क्या भाई? नेजी बोलता है शिकामारू क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा प्लान है? मैंने सुना है कि सासके के साथ कुछ बहुत ही खतरनाक लोग हैं। हाँ वैसे देखा जाए तो एक रेस्क्यू ऑपरेशन जैसा है, लेकिन सासके अपनी मर्जी से गया है इसलिए दुश्मन के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा लेकिन अगर तुम में से किसी ने मेरे ऑर्डर्स को फॉलो ना किया तो हम सब लोग मर सकते हैं। और शिकामारू अपना प्लान उन चारों को समझाता है। ध्यान से सुनो, हम पांचों एक कतार में जाएंगे, सबसे आगे तुम रहोगे कीबा, तुम और तुम्हारा डॉगी आकामारू लैंड ऑफ फायर के जंगलों को अच्छे से जानते हो और तुम्हारी सूंघने की शक्ति सबसे ज्यादा है, इसलिए तुम सासके की स्मेल से उसका पता लगाओगे। और तुम्हारे पीछे मैं खुद रहूंगा और तुम्हारे पीछे रहकर मैं अपने पीछे वालों को आसानी से ऑर्डर्स दे सकता हूँ अपने हाथों के इशारों से। और बीच में तुम रहोगे नारुतो। ये वाली पोजीशन तुम्हारे लिए बेस्ट है क्योंकि तुम आसानी से अपने आगे और अपने पीछे देख पाओगे। उसके बाद चोजी तुम नारुतो के पीछे रहोगे, तुम्हारी फिजिकल ताकत हम सबसे ज्यादा है। और सबसे आखिर में नेजी तुम रहोगे, तुम्हारी पोजीशन सबसे ज्यादा मुश्किल है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ब्याकुगन की हेल्प से पीछे की तरफ ध्यान रखो। शिकामारू अपनी फॉर्मेशन को एक कागज के ऊपर ड्रॉ करता है और उन सभी को अच्छे से समझा देता है। तुम सभी लोग अब इसे ध्यान से देखो, ये डायग्राम दिखाता है कि तुम कौन से हमले के लिए जिम्मेदार हो। कीबा आगे की तरफ दिखेगा और मैं कीबा के सहारे खतरे को भांपकर तुम सभी को ऑर्डर्स दूंगा। नारुतो तुम बाईं ओर देखोगे, चोजी तुम दाईं ओर और नेजी तुम अपने ब्याकुगन की हेल्प से पीछे की तरफ देखोगे। मुझे लगता है तुम सभी को समझ में आ चुका होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकते हो। भाई साहब सही है भाई शिकामारू तो जीनियस 200+ IQ लेवल। और शिकामारू बोलता है जहाँ तक मैं जानता हूँ सासके और मैं बहुत करीबी दोस्त नहीं है, मुझे तो सासके पसंद तक नहीं है, लेकिन वो एक लीफ निंजा है बिल्कुल हमारी तरह और उसे बचाने के लिए मैं अपनी जिंदगी को दांव पर भी लगा सकता हूँ। यही हमारा निंजा वे है। क्या बात है शिकामारू, लगता है चुनिन बनने के बाद तुम्हारा दिमाग काम करने लग चुका है। ठीक है हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये पांचों जाने लगते हैं लेकिन तभी साकुरा यहाँ पर आ जाती है। अब ये रोएगी यार, ये देखो रोने लगी भाई और रोते रोते बोलती है नारुतो मैं तुमसे विनती करती हूँ किसी भी तरीके से सासके को वापस लेकर आओ। साकुरा को ऐसा देखकर नारुतो एक पॉजिटिव स्माइल के साथ बोलता है साकुरा मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं कैसे भी करके सासके को वापस लेकर आऊंगा। और फाइनली ये पांचों सासके को वापस लाने के लिए यहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ सासके और वो चारों निंजास लैंड ऑफ फायर के आधे जंगल को पार कर चुके हैं। और तभी ये एक जगह पर रुककर साकोन सासके को बोलता है सासके आगे जाने से पहले हमें कुछ काम करने हैं। कैसा काम? आगे जाने से पहले तुम्हें एक बार मरना पड़ेगा। ये एक बहुत ही खास तरह की दवाई है, तुम्हें इनमें से एक लेना होगा। क्या तुम लोगों का इरादा क्या है? सासके बेवकूफ, ये पिल खाने से तुम्हारी कर्स्ट पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और एक दिक्कत है, श्रापित निशान की ताकत बढ़ जाने से तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा, इतना दर्द कि तुम उससे मर सकते हो। ये सुनकर सासके हैरान हो जाता है और मेरे मरने के बाद क्या होगा? अरे चिंता मत कर, हम सभी लोग यहाँ पर इसीलिए तो हैं, जब तुम इसे खा लोगे हम एक शक्तिशाली निंजुत्सु परफॉर्म करेंगे जिससे कि इन पिल्स का प्रभाव कम हो जाएगा और मरने के बजाय तुम दर्द के मारे अधमरे हो जाओगे, पर ये कुछ समय के लिए ही होगा। सासके बोलता है मैं तुम लोगों पर भरोसा क्यों करूं? ओए इधर देख मेरी तरफ, हम ओरोचिमारू के खास बॉडीगार्ड्स हैं। जब बात श्रापित निशान और बैरियर जुत्सु की हो तो हमसे बेहतर और कोई भी नहीं। और फाइनली बहुत सोच समझने के बाद सासके उनमें से एक पिल निकाल कर खा लेता है और इसके बाद जैसा कि साकोन ने बोला था सासके को बहुत ज्यादा पेन महसूस होने लगता है। और तभी ये चारों एक ताकतवर बैरियर को बना देते हैं और सासके को एक डब्बे के अंदर रखकर उसे पूरी तरह से सील कर देते हैं और जिरोबो उस डब्बे को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। इस जंगल के आगे हिडन लीफ विलेज के कुछ जोनिन्स अपना मिशन खत्म करके विलेज की तरफ लौट रहे होते हैं और
हम देखते हैं गेनमा को, जो कि चुनिन एग्जाम के फाइनल टेस्ट का इंस्ट्रक्टर होता है। गेनमा सेंसे को लगता है कि उनकी तरफ कुछ लोग आ रहे हैं। उन्हें शक होता है कि ये दुश्मन भी हो सकता है और चेक करने के लिए ये अपने एक साथी को लेकर इन चारों के पास जाता है। इन्हें भी लगता है कि दो लोग बहुत तेजी से इनकी तरफ आ रहे हैं और इसके बाद ये दो जोनिन उन चारों को पकड़ लेते हैं। ये बंदा देखकर समझ जाता है कि वही लोग हैं। जब उस विलेज पर हमला हो रहा था, इन्होंने ही उस बैरियर को क्रिएट किया था। इन्होंने ही थर्ड होकागे और ओरोचिमारू के चारों तरफ वो बैरियर बनाया था, जिसकी वजह से लॉर्ड थर्ड होकागे की मौत हुई थी। और ये चारों निंजास अपने कर्स्ड साइन को अपनी पूरी की पूरी बॉडी में फैला देते हैं और इनके बीच एक फाइट शुरू हो जाती है। अब इनके दोनों साथी अब बहुत देर बीत जाती है, लेकिन ये दोनों वापस नहीं आते इन दोनों के पास और ये दोनों चेक करने जाते हैं कि ये आखिर कहाँ रह गए। और थोड़ी देर बाद ये लोग उन दोनों को ढूंढ लेते हैं और ये दोनों पूरी तरह से जख्मी हो चुके हैं। यहाँ पर इतनी खतरनाक लड़ाई होती है कि यहाँ का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। शिजुने अपने मेडिकल जुत्सु की हेल्प से इनके जख्मों को ठीक करती है। तभी गेनमा सेंसे बहुत मुश्किल से बोलते हैं, वो चारों बहुत ज्यादा ताकतवर थे, उनके जुत्सु नॉर्मल नहीं है। गेनमा बोलिए मत, बस आराम कीजिए। और दूसरी तरफ ये पांचों शिकामारू की पोजीशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। कीबा अपनी सूंघने की शक्ति से बोलता है, सासके हमसे ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आगे मुझे खून की महक आ रही है। आगे शायद से कुछ और लोग भी हैं। मुझे लगता है हमारी तरह कुछ और लोग भी सासके को बचाने के लिए यहाँ पर आए होंगे और शायद दुश्मन और उन दोनों के बीच में फाइट हुई होगी, जिससे कि वो दूसरे लोग जख्मी हो चुके होंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, हम सासके के पीछे जाएंगे। नारुतो चुप कर जाओ, शिकामारू हमारा लीडर है, भूलो मत। अब आगे क्या करना है वो डिसाइड करेगा। अचानक से अकामारू और कीबा कुछ सूंघते हैं और शिकामारू को बोलते हैं, शिकामारू दुश्मन की महक यहाँ पर है। शिकामारू बोलता है, सब लोग रुक जाओ। ये पांचों एक साथ रुकते हैं एक पेड़ के ऊपर। इसके बाद शिकामारू अपने पेड़ के ऊपर देखता है और एक डाली के ऊपर एक पेपर बॉम्ब लगा होता है। उसे देखकर नेजी बोलता है, सभी लोग ध्यान से देखो, हमारे आसपास भी ऐसे पेपर बॉम्ब्स लगे होंगे। मुझे लगता है ये प्रीमीटर बैरियर है। ये एक निंजुत्सु ट्रैप होता है। ये पेपर बॉम्ब फटने का इंतजार करता है जब तक कोई आदमी इसके बीच में ना जाए। लगता है हमारे दुश्मन बहुत ज्यादा ही ताकतवर हैं और बहुत ज्यादा चालाक हैं। हमें किसी भी तरीके से इस तरह के 4 और पेपर बॉम्ब्स ढूंढने होंगे। अरे यार, इससे तो हमारा समय बर्बाद होगा, पर हमें कुछ भी करके आगे बढ़ते रहना होगा। और ये पांचों बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जाल बिछा रखे होते हैं और इन्होंने कदम कदम पर स्ट्रिंग्स बिछा रखी होती हैं। अगर गलती से भी इन लोगों ने इसको टच कर लिया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाएगा और उस एक धमाके की वजह से एक चेन रिएक्शन शुरू हो सकता है और ये पांचों ब्लास्ट हो जाएंगे। पर नेजी के ब्याकोगन की हेल्प से वो लोग इन सभी के सभी ट्रैप्स को डिटेक्ट करके यहाँ से सही सलामत आगे बढ़ जाते हैं। नेजी अपने ब्याकोगन की हेल्प से उन साउंड निंजास को ढूंढने की कोशिश करता है और देखते हैं कि ये चारों ज्यादा दूर नहीं है, यहीं पास में ही है। इस तरफ ये साउंड निंजास बहुत ज्यादा थक चुके हैं। ये पांचों उनकी तरफ बहुत धीरे से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मकड़ी के जाले भी होते हैं जो कि किडोमारू ने बिछाए होते हैं और जैसे ही इन मकड़ी के जालों में हलचल होती है तो किडोमारू को पता चल जाता है कि उनकी तरफ कुछ लोग आ रहे हैं। इसके बाद फाइनली ये उन साउंड निंजास को ढूंढ लेते हैं। नेजी और शिकामारू दूर से ही उन झाड़ियों के अंदर छिपकर इन पर नजर रखते हैं। शिकामारू बोलता है, लगता है सब लोग थके हुए हैं, लेकिन सासके कहीं नजर नहीं आ रहा। शिकामारू, सासके उस डब्बे के अंदर है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो जिंदा है या नहीं। उस डब्बे को एक बैरियर से बंद किया गया है, इसलिए मैं ब्याकोगन से उसे ठीक से नहीं देख पा रहा। मुझे नहीं लगता कि सासके मरा होगा, क्योंकि ओरोचिमारू को उसकी जरूरत है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और तभी अचानक से साकुन उनकी तरफ एक कुनहाई फेंकता है जिसके अंदर 3 पेपर बॉम्ब्स लगे होते हैं। वो कुनहाई ठीक उनके पीछे एक पेड़ के ऊपर जाकर लगता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और इस सीरीज का 8th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज, यही थी आज की वीडियो और गाइज इसके आगे के पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। और गाइज, वीडियो कैसी लगी प्लीज नीचे कमेंट में मुझे जरूर बताना और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 16 के लाइक्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।